नजर आ रही है। खगड़िया में 4 मिनी गन फैक्ट्रियों का पर्दाफाश हुआ। अररिया में 12 करोड़ रुपए के मोबाइल चोरी कांड का खुलासा हुआ और बाढ़ में अवैध हथियारों के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी। लगातार 3 बड़ी कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि एसटीएफ अब संगठित अपराध के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। एसटीएफ का ऑपरेशन प्रहार। खगड़िया मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। अररिया में चोरी के 12 करोड़ का मोबाइल जब्त। बाढ़ में हथियार माफिया पर एसटीएफ का शिकंजा। बिहार एसटीएफ ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बाढ़ और अररिया के बाद एसटीएफ और पुलिस ने खगड़िया में बड़ी कार्रवाई की है। इनपुट के आधार पर एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए राहुल कुमार को गिरफ्तार किया। टीम ने जब राहुल की तलाशी ली तो उसके पास से 29 कारतूस और 95,200 रुपए नकद बरामद किए गए। इसके बाद एसटीएफ ने पूछताछ शुरू किया। पूछताछ में मिले इनपुट पर जफर अली के घर छापेमारी हुई, जहां 115 कारतूस मिले। इसके बाद एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 मिनी गन फैक्ट्रियों का खुलासा हुआ और मौके से 2 महिला और 2 पुरुष समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 144 गोलियां और हथियार बनाने के औजार भी बरामद किए गए। इससे पहले अररिया में 25 जुलाई को करीब 12 करोड़ रुपए के मोबाइल चोरी कांड का भी एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया। ट्रक कंटेनर से चोरी हुए मोबाइल फोन की जांच बिहार से निकलकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश तक पहुंची। लगातार छापेमारी के बाद एसटीएफ ने 3,658 मोबाइल फोन, नकदी और चोरी में इस्तेमाल की गई कई गाड़ियां बरामद की। पुलिस का दावा है कि चोरी किए गए करीब 80% मोबाइल फोन रिकवर कर लिए गए हैं और पूरे गिरोह के मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्त में हैं। 20 जुलाई 2026 को बाढ़ में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। जब आरोपियों की तलाश ली गई तो 1 देसी कट्टा और 34 कारतूस मिले। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से साफ है कि एसटीएफ अब हथियार तस्करी, संगठित अपराध और अंतर्राज्यीय गिरोहों पर एक साथ शिकंजा कस रही है। सवाल यही है कि क्या ऐसे लगातार ऑपरेशन बिहार में अपराध के नेटवर्क की कमर तोड़ पाएंगे? न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार, अररिया से सतीश कुमार मिश्रा और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ती गर्मी सेहत पर असर डाल सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी की वजह से रातों में नींद में कमी आ रही है, जिससे कि काम पर भी असर पड़ रहा है। सेहतमंद रहने के लिए अच्छी नींद जरूरी है, लेकिन नींद पर क्लाइमेट सेंट्रल की एक रिपोर्ट चौंकाने वाली है। बढ़ते वैश्विक तापमान की वजह से दुनिया भर में लोगों की सालाना औसतन 56 घंटे की नींद प्रभावित हो रही है। गर्मी अब सिर्फ दिन का संकट नहीं रही, अब रातें भी भारी पड़ती दिख रही हैं। बिस्तर पर घंटों करवटें बदलना, बार बार नींद का खुलना, सुबह उठते ही थकान महसूस होना, ये परेशानी अब लाखों लोगों की हकीकत बन गई है। अगर भारत की बात करें तो भारत में ये समस्या ज़्यादा है। 90 से 93% तक लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जब रातें गर्म होती हैं तो ऐसे में जो है बॉडी टेम्परेचर जो है वो बॉडी खुद को ठंडा नहीं रख पाती। को में देखा जाए तो हमारा पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, खासकर जो मिनिमम टेम्परेचर रात का, वो काफी बढ़ गया है। ऑब्वियसली इसकी वजह से जो कंट्री, खासकर जो हॉट एरियाज हैं, वहाँ पे टेम्परेचर पहले से काफी बढ़ गया है। और ह्यूमन कंफर्ट के लिए रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। अगर आप रात में सोते हैं तो आपको एक कंफर्टेबल टेम्परेचर चाहिए होता है। उसके अनुसार अगर आप टेम्परेचर अनकंफर्टेबल जोन में जाएगा। रात में कई लोग देर तक मोबाइल फोन चलाते हैं। ऐसे में नींद और ज्यादा खराब होती है।
और अगले दिन इसका असर देखने को मिलता है, जिससे कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। एक तो गर्मी होती है और साथ के साथ ह्यूमिडिटी, तो ये हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप को अफेक्ट करता है। नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा हो सकते हैं, पर अगर हम डेल्टा वाले फेज में नहीं गए तो हमें सुबह उठने के बाद एक रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं महसूस होगी और इसका इफेक्ट होता है पूरे दिन थकान महसूस होना, किसी भी काम में ठीक तरीके से फोकस कंसंट्रेट ना कर पाना और कई बार मूड का स्विंग होना। अगर रात की नींद लगातार प्रभावित हो रही है तो इसका असर शरीर, दिमाग और रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखाई देता है। इसीलिए बदलते मौसम के साथ अपनी दिनचर्या और सोने की आदतों में बदलाव करना भी अब उतना ही जरूरी हो गया है। दिल्ली से फराह खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेईस जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर के तैयारियां आप देखिए पूरी हो चुकी हैं। बिहार, अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यूपी में कांवड़ रूट पर इस बार QR कोड भी लगाए गए हैं, जिससे कि पहचान संबंधी कोई विवाद खड़ा ना हो। वहीं जगह जगह भगवा ध्वज, महादेव के झंडों की भी बिक्री हो रही है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में कांवड़ रूट पर QR कोड। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार अलग तरह की तैयारी देखने को मिल रही है। पहचान को लेकर होने वाले विवाद का स्थायी समाधान निकाल लिया गया है। कांवड़ रूट पर पड़ने वाले होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर QR कोड लगाए गए हैं। मतलब QR कोड स्कैन करते ही कांवड़ियों को पूरी डिटेल मिल जाएगी, जिससे विवाद या पहचान छिपाने जैसी कोई नौबत ही नहीं आएगी। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल और ढाबे हैं उन पर एक बार कोड लगाया गया है, जिससे खाने की सूचिता है। मैं से मौजूद हूं मुजफ्फरनगर बाईपास के चौराहे पर। आप देखिए, ये मुजफ्फरनगर का बाईपास मेन चौराहा है, जहां पर जो पड़ने वाले जो रेस्टोरेंट है, यहाँ से कांवड़े निकलते हैं। और ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद उनसे बात करेंगे यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था पर की गई है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से लगातार खाने को लेकर लगातार बवाल हुआ था, उसके लिए मैं दिखाना चाहूंगा आपको। आप दिखाएं, ये पूरा ग्राहक संतुष्टि फीडबैक लगा दिया गया। ये एक बार कोड दिया गया है। बार कोड से आप स्कैन कर ये पता लगा सकते हैं इसका जो मालिक कौन है, ओनर कौन है और यहाँ पर कौन कौन लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं। उसके लिए बाकायदा FSSAI द्वारा भी एक यहाँ पर इनको स्टिकर दिया गया है। इस बार कोड पे आपको क्या नाम है, QR मिलेगा। उस QR को स्कैन करके आप हमारे होटल की सारी जानकारी निकाल सकते हैं, कौन ओनर है और किस नाम से फूड लाइसेंस रजिस्टर्ड है, बाकी सारी चीजें आपको सारी डिटेल एक इस QR से मिल जाएगी। इस बार कांवड़ यात्रा में हिंदू मुस्लिम एकता की एक खास तस्वीर देखने को मिली है। मेरठ के रहने वाले शाकिर अपने दोस्त मिंटू और गौरव के साथ कांवड़ लेकर आ रहे हैं। ये जो भाईचारे में उठवाई है जी कांवड़। पहले भी लाए हो आप? पहले भी लेकर आए 101 लीटर की। आप मुस्लिम धर्म से हैं, कुछ लोग विरोध करते होंगे? नहीं, किसी से कुछ दिक्कत नहीं है, कोई विरोध नहीं करता आपको। 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ से मुजफ्फरनगर तक पूरा इलाका केसरिया रंग में रंगा नजर आ रहा है। NH 58 पर जगह जगह भगवा ध्वज, महादेव और हनुमान जी के झंडे की बिक्री हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दिनों में बिक्री कई गुना बढ़ जाती है और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, बाजारों में रौनक भी बढ़ जाती है। आजकल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप किसी भी जिले में चले जाइएगा, जहां कांवड़ मार्ग है, वहां आपको ऐसा नजारा नजर आएगा। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर भगवा ध्वज लहरा रहा है। एक हाथ में तिरंगा है और एक हाथ में भगवा ध्वज है। बहुत खुशी होती है हमें। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। 15 दिन ऐसे ही रहेगा जी, पूरा ऐसे ही रहेगा, मजा आएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भोलेनाथ तेरी कृपा से, भोलेनाथ तेरी कृपा से, हम यारे से चलते गया मेरे भगती हारे से, चलते चलते हार गया मैं तेरे भगती हारे से। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस वक्त कांवड़ यात्रा के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हमारे साथ SP ट्रैफिक और कांवड़ यात्रा के नोडल अधिकारी राजेश कुमार श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, हाईटेक कंट्रोल रूम
बनाया गया है। डीजीपी ने इसका उद्घाटन बीते दिनों किया था। क्या क्या खासियत है इस कंट्रोल रूम की, और यहाँ पर 24/7 कांवड़ मार्ग की निगरानी की जाएगी समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की? नहीं, बिल्कुल सही। माननीय पुलिस महानिदेशक जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इसको शेप दिया है, पूरा तैयार किया है। और यहाँ पे 24 घंटे जो पूरी टीम में यहाँ लगी हुई है, जो लगभग 300 कैमरों की निगरानी करेगी। पूरे सारे चैनल्स को, सारे टीवी को, सारे विजुअल्स को कई ग्रिड में डिवाइड किया गया है और टीम अलग अलग डेडिकेटेड लगाई गई है, जिससे कोई भी विजुअल, कोई भी चीज़ हैपनिंग मिस ना की जाए। और उसका लॉगबुक बनाया गया है, उसको लिखा जाएगा और जो यहाँ विभाग के विभिन्न लोग बैठेंगे उनको करस्पॉन्डिंग उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाएगा। अगली खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें अब बढ़ा दी हैं। दादा धमारी महोर मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड की चपेट में आने से घायल एक महिला जो है वो घायल हो गई। चट्टानों के खिसकने का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे गिरने से दादा धमारी महोर मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे कि कई यात्री और स्थानीय लोग रास्ते में ही फंस गए। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये तस्वीर आपको उस वक्त की ही दिखा रहे हैं जब लैंडस्लाइड भी हुआ। पहाड़ों से मैदान तक तबाही का मंजर देखिए नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर है जहां बारिश की मार और चौतरफा हाहाकार मचा हुआ है। लैंडस्लाइड में महिला घायल हो गई है। चट्टान खिसकने का खौफनाक वीडियो सामने आया है। हालांकि उन्हें इलाज के लिए इस वक्त अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो ये तस्वीर, दो अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों में दहशत का माहौल भी है। तो एक तरफ बारिश को लेकर के मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, सावधानी बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं जहां लैंडस्लाइड होने की वजह से काफी गाड़ियां हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एक महिला घायल हो गई। चलिए अब आपको उत्तराखंड लेकर चलते हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा में नदी के बीच बने टापू पर फंसी 3 महिलाओं को एसडीआरएफ ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। तेज बहाव के बीच एसडीआरएफ का एक जवान उफनती नदी में उतरा और महिलाओं तक पहुंच गया, जिसके बाद टीम ने रेस्क्यू किया। अभियान चलाकर तीनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो वहीं भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग की चेतावनी पर चंपावत में आज 12वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन की छुट्टी कर दी गई है। इसकी घोषणा भी सरकार की तरफ से कर दी गई और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां उफनती नदी में एसडीआरएफ का जवान किस तरीके से उतरा, टापू पर फंसी महिलाओं को कैसे बचाया जा रहा है, वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। इतनी उफनती नदी है, जान का खतरा है, लेकिन एसडीआरएफ के जवान वहां पर उतरते हैं और स्थानीय लोगों को बचा रहे हैं। अब असम आपको लेकर चलते हैं। असम के चेरादेव में बाढ़ का पानी भले ही धीरे धीरे उतर रहा हो, लेकिन असली जंग अब शुरू हुई है। सोनारी के बजाय पाम गांव में बाढ़ अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाई, बल्कि लोगों के आशियाने, उनकी सालों की मेहनत और उम्मीदें भी बहा ले गई है। यहां कई घर उफनते पानी में समा गए, कई लोगों की जान चली गई। अब सिर पर छत नहीं, सिर्फ खुला आसमान है। राहत शिविरों में भी बिजली, पानी, पीने का पानी, भोजन और दवाइयों की किल्लत बनी हुई है। तो देखिए, असम की बाढ़ में जहां चारों तरफ तबाही का मंजर है, तो वहीं 25 साल के श्रवण कुमार उम्मीद की सबसे बड़ी तस्वीर बनकर के सामने आए हैं। खुद का घर बाढ़ के पानी में डूब रहा है, लेकिन श्रवण ने घर बचाने के बजाय लोगों की जान बचाना जरूरी समझा। उफनती धारा में एक नाव के सहारे अपने साथियों के साथ मिलकर 2000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऊपरी असम की नाजिरा में दिखो नदी का जो बाढ़ हुआ है, वो बाढ़ में बहुत लोगों के नुकसान हुआ है और इस बार में यहाँ का एक रियल हीरो ने बहुत आदमी का जान बचाया। वो हमारे पास साथ है, उसके साथ हम लोग बातचीत करूँगा। तो उस दिन क्या हुआ था? उस दिन ये हुआ था, पानी ऐसा बढ़ा, हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना पानी बढ़ जाएगा। हम लोग यहाँ पे, मेरा जन्म हुआ 2000 में, तो
आज तक मैंने इतना पानी नहीं देखा। पानी आता है, यहाँ तक आता है, फिर से चला जाता है। किसी आज तक हमारा दिखाओ नदी के बाढ़ से एक आदमी का भी हम लोगों ने मौत नहीं देखा। आज का डेट में इस बार ऐसा हुआ कि 100 लोग मरे हैं। यहाँ से लेके आमगुड़ी हो गया, नाजिरा हो गया, सिमलगुड़ी हो गया, यहाँ तक। तो उस दिन हम लोग के पास एक साधन था, हमारा नाव 6 है। 6 होने के कारण से हम लोग अपना एरिया का जो है 5 गांव, ऐसा सिचुएशन हुआ था कि 5 गांव का लोग आज के डेट में सबका देहांत हो जाता है अगर हम लोग नाव लेके नहीं बचाने जाते हैं। तो आज के डेट में ये नाव ही बहुत काम आया है। इसके वजह से ही सारा लोग बच पाए हैं। मैक्सिमम 1500 लोगों को हमने बचाया है। और अब देखिए, महाराष्ट्र के रायगढ़ में लगातार बारिश के बीच जेनिथ वाटरफॉल पर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। वाटरफॉल में अचानक से जलस्तर बढ़ने से करीब 70 पर्यटक तेज बहाव के बीच ही फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाया गया। लोगों को एक एक कर रस्सियों की मदद से तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो वहीं प्रशासन ने बारिश के मौसम में लोगों को झरनों और नदियों के पास नहीं जाने की अपील की है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बारिश के बीच वाटरफॉल में किस तरीके से जवानों की तरफ से रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि लोग जो पर्यटक वहां घूमने के लिए पहुंचे थे वो फंस गए। ऐसे में उनको रस्सी के सहारे बचाया जा रहा है। हालांकि जवान इस अभियान में सफल भी रहे हैं। बहुत सारे पर्यटक को बचा भी लिया गया है। 70 पर्यटक इस बहाव में फंस गए थे। अब आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारी बारिश के बाद गंगा नदी के तट पर बसे जाजऊ मऊ इलाके में जल भराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घरों के सामने घुटनों तक पानी भर जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि उनका बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। हालात बिगड़ता देख फायर विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। राहत अभियान के दौरान लोगों को रस्सियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं बुजुर्गों को स्ट्रेचर और जवानों ने अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तो पहाड़ों पर बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। जगह जगह लैंडस्लाइड होने से सफर खौफनाक और खतरनाक होता चला जा रहा है। सड़कें बंद है, कहीं फ्लैश फ्लड में गाड़ियां बह गई, कहीं बाढ़ से हालात खराब है। दिल्ली एनसीआर में भी बादल जमकर के बरसे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक मॉनसून मुसीबत बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद चंबा में आए फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां बह गईं। सैलाब के साथ आए मलबे में कई ट्रक दब गए और रास्ते बंद हो गए। पानी अपने साथ मिट्टी और पत्थर बहाकर लाया, जिससे मकानों में भी मलबा घुस गया। जम्मू कश्मीर के रियासी में लगातार हो रही बारिश से सलाल डैम ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद डैम के गेट खोलकर पानी को चिनाब नदी में छोड़ा गया, जिससे नदी का जल स्तर बढ़ गया। एहतियातन प्रशासन ने लोगों से उफनती नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की है। गुजरात के वलसाड में सैलाब के बीच से एक बच्चे के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। एक टोकरी की मदद से बच्चे की जान बचाई गई। बच्चे को बचाने के लिए मानव श्रृंखला बनाई गई। कोलक नदी में आई बाढ़ की वजह से एक परिवार तेज बहाव में फंस गया, जिससे सरकारी मदद समय पर नहीं पहुंच सकी। काफी मशक्कत के बाद परिवार को बचा लिया गया। दिल्ली एनसीआर में देर रात मौसम ने यू टर्न ले लिया। इसके चलते दिल्ली में सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया। मैं इस समय मौजूद हूं नई दिल्ली में संसद भवन के पास गोल चक्कर पर। देख सकते हैं आप किस तरीके से दिल्ली में बारिश के वक्त सुबह का नजारा है। हालांकि इस समय ऑफिस जाने का वक्त है, लिहाजा बारिश की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में बारिश की वजह से प्रेम नगर के नंदा की चौकी के पास बने पुल के पास अप्रोच रोड धंस गई, जिससे पुल और सड़क के बीच एक बड़ा गड्ढा बन गया। हालांकि पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ, वहीं ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क को ठीक करने में जुट गया।
से 3-4 घंटे में बहाल हो जाएगा। रोड का जो ट्रैफिक है उसका रीजन है कि एक अप्रोच रोड है आदरजन पुल, उसकी जो अप्रोच रोड है उसमें गड्ढा हुआ, उसे फिल करते ही कनेक्टिविटी रिस्टोर की जाए। तो यातायात ऑल्टरनेटिव रास्तों से अभी चलाया जा रहा है और तब तक के लिए अगर हम बात करें अगले 3 से 4 घंटे में हम ओवर फुटिंग पे काम करते हुए रिस्टोर करें। देहरादून पावटा साइड मोटर मार्ग पर नंदा की चौकी के पास देर रात हुई बारिश के बाद जो एक बड़ा होल यहाँ पर हो गया था, पुल के बगल में जो अप्रोच कनेक्टिंग रोड जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको बहाल करने का अब यहाँ पर काम तेजी से जारी है। और लगातार जो यहाँ पर होल बना हुआ था उसमें जेसीबी मशीन से लगातार मलबा डाला जा रहा है। टिहरी में नरेंद्र नगर रानी पोखरी मार्ग पर पहाड़ी से भारी मलबा आने से रास्ता बंद हो गया। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे। मलबा आने से आवाजाही बंद हो गई। रोड का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। शिवसागर जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत सामग्री के लिए सेना का हेलीकॉप्टर उतारा गया। असम के 6 जिलों में करीब 4,45,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी मौसम पूरी तरह बदल गया। सुबह से आसमान में बादल छाने लगे थे। दोपहर के वक्त तो जोरदार बारिश होने लगी। दिल्ली के बाराखंबा, दरियागंज, दिल्ली कैंट और दूसरी जगहों पर बारिश से हालात खराब हो गए। जगह जगह जल जमाव हो गया। सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। कई जगह जाम लगा तो कहीं गाड़ियां रेंगने लगी। नोएडा में भी बारिश आफत बन गई। बारिश की वजह से लोग देर से ऑफिस पहुंचे। सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और इस मौके पर पटना जू में जन्मे 4 नन्हे शावक को पर्यटक के लिए खोल दिया गया है। 20 फरवरी को पटना जू में 4 नन्हे शावकों का जन्म हुआ था, जिसमें कि 2 नर और 2 मादा शावक हैं। 4 नन्हे शावकों का नामकरण मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने किया। देखिए क्या क्या नाम रखा है वो आपको एक करके बताते हैं। रुद्र, तेजस, पूर्णिमा और सृष्टि उनका नाम रखा गया है। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 20 फरवरी को इन नन्हे शावकों का जन्म हुआ और उसे आज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वो पिंजरे से बाहर हैं और देखिए इनमें से 2 नर हैं और 2 मादा शावक हैं। 4 नन्हे शावकों का नामांकन भी किया गया है। मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने इनका नाम रखा है। रुद्र, तेजस, पूर्णिमा और सृष्टि इनका नाम रखा गया। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और इस मौके पर पटना जू में जन्मे 4 नन्हे शावक को पर्यटक के लिए खोल दिया गया। 4 जो बाघ के बच्चे उनका हम नामकरण का काम करेंगे। इसमें एक का नाम रुद्र है, दूसरा का तेजस, तीसरा का पूर्णिमा, चौथा का सृष्टि है। ये बहुत खुशी अनुभूत हो रहा है कि आज पूर्णिमा भी है। आज पूर्णिमा भी है और पूर्णिमा के आज यही पूर्णिमा के दिन के अवसर पर मैंने एक का नाम पूर्णिमा भी रखा है। सौभाग्य भी मेरे सौभाग्य भी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।